के ढाका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पेपर से संबंधित तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आज हम एक ऐसे संवैधानिक पद की बात करेंगे जो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद तो है, लेकिन अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। आज हम सीधे संविधान के अनुच्छेदों में गोता लगाएंगे, अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पद आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है। इसके पीछे शासन की निरंतरता और संसदीय प्रक्रिया को चलाने की एक बहुत गहरी सोच है, जिसे हम आज परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 63 ये बहुत सीधा साधा है, बस एक लाइन का। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाँ, ये एक नींव का पत्थर है एक तरह से, लेकिन इस पद का असली काम और उसकी भूमिका वो हमें अगले अनुच्छेद में मिलती है। अनुच्छेद 64 में। जी, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और साथ ही कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यहाँ पर ये शब्द पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, वो अपने आप ही, मतलब उस पद पर होने के नाते, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। अच्छा, उन्हें सभापति के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के पद के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ये एक तरह से उन्हें एक बहुत ही सक्रिय भूमिका देता है। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। संविधान निर्माता उन्हें एक ठोस रोजमर्रा की जिम्मेदारी देना चाहते थे, और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त भी है। वो क्या है? अनुच्छेद 64 ही कहता है कि जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तब वो राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करेंगे। मतलब एक समय में एक ही भूमिका। सही। और नहीं उन्हें उस दौरान सभापति वाला वेतन या भत्ता मिलेगा। ये शक्तियों के बंटवारे को बिल्कुल साफ रखता है। और यहीं से हम उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर आते हैं, जिसके बारे में सब जानते हैं, अनुच्छेद 65। हाँ, जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की भूमिका निभानी पड़ती है, ये एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। तो ये किन परिस्थितियों में होता है? देखिए, अनुच्छेद 65 में मुख्य रूप से दो स्थितियां बताई गई हैं। पहली, जब राष्ट्रपति का पद स्थायी रूप से खाली हो जाए, मतलब मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग जैसी स्थिति में। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। ये तय करता है कि देश का शीर्ष पद एक पल के लिए भी खाली न रहे। क्या असल में कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हो चुका है। जैसे 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ था, तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। अच्छा, और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति अस्थायी है, जब राष्ट्रपति मान लीजिए बीमारी, विदेश यात्रा या किसी और वजह से कुछ समय के लिए अपने काम नहीं कर पा रहे हों। तब उपराष्ट्रपति उनके काम को तब तक संभालते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस नहीं आ जाते। तो जब उपराष्ट्रपति इस भूमिका में होते हैं, तो क्या उनकी शक्तियां असली राष्ट्रपति जैसी ही होती हैं या उन पर कोई सीमा होती है? नहीं, कोई सीमा नहीं। अनुच्छेद 65 इस बारे में बिल्कुल साफ है। जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, सारी कानूनी सुरक्षा और सारे वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। वो हर मायने में कार्यकारी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए किसी व्यक्ति को चुना कैसे जाता है? अनुच्छेद 66 हमें चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है। हाँ, और ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ी अलग है। कैसे? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल से होता है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं। एक मिनट, यहाँ एक बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यों के विधायक भी वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, राष्ट्रपति पूरे भारतीय संघ के प्रमुख हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों की भूमिका जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। हाँ, और दूसरा काम है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी बनना। उनकी भूमिका का राज्यों के प्रशासन से कोई सीधा लेना देना नहीं है।
इसीलिए उनके चुनाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से संसद को दी गई है। ये तो बहुत तार्किक है। और ये जो चुनाव की पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सुनने में बहुत जटिल लगती है। हाँ, नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका मकसद बहुत सरल है। इसका मकसद है कि जीतने वाले उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। इसमें आप सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करते हैं, पहली पसंद, दूसरी पसंद और इसी तरह। अच्छा, एक वरीयता सूची बनाते हैं। बिल्कुल। फिर वोटों की गिनती इस तरह से होती है कि अगर पहली पसंद से कोई नहीं जीतता, तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार का वोट उसकी दूसरी पसंद को ट्रांसफर हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी को जीत के लिए जरूरी कोटा नहीं मिल जाता। ये तो काफी निष्पक्ष तरीका लगता है। अब योग्यताओं की बात करें तो योग्यताएं बहुत स्पष्ट हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, और तीसरा, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ये तीसरी शर्त महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि उनका मुख्य काम ही राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। तो ये स्वाभाविक है कि उनमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उस सदन का सदस्य बनने के लिए चाहिए। तो एक बार कोई चुन लिया गया तो उनका कार्यकाल कितना होता है, ये हमें अनुच्छेद 67 पे ले जाता है। हाँ, सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो इससे पहले राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और उन्हें हटाया भी जा सकता है। हाँ, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग से बहुत अलग है। मैंने पढ़ा है कि इसे हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, लोकसभा में क्यों नहीं? इसका कारण वही है जो हमने पहले बात की। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, तो उन्हें हटाने की पहल करने का अधिकार सबसे पहले उसी सदन को दिया गया है जिसकी वो अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, तो ये सदन का अधिकार है। हाँ, प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इफेक्टिव मेजॉरिटी। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन किसी वजह से 5 सीटें खाली हैं, तो सदन की प्रभावी संख्या हुई 240। तो प्रस्ताव पास करने के लिए 240 का बहुमत, यानी कम से कम 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और जब ये राज्यसभा से पास हो जाता है, तब इसे लोकसभा की सहमति के लिए भेजा जाता है। और लोकसभा को बस साधारण बहुमत से सहमत होना होता है। बिल्कुल। और एक शर्त और है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 68 पर, जो पद की रिक्ति के बारे में है। अगर पद कार्यकाल खत्म होने पर खाली हो रहा है, तब तो चुनाव पहले ही हो जाएगा, लेकिन अगर मृत्यु या इस्तीफे से अचानक खाली हो जाए तब अनुच्छेद 68 कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा, मतलब जितनी जल्दी हो सके। और जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो क्या बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा? नहीं, और यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी नया व्यक्ति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेगा, न कि सिर्फ बचे हुए समय के लिए। अच्छा, ये राष्ट्रपति के चुनाव जैसा ही है। जी हाँ। अब जब कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो पद ग्रहण करने से पहले शपथ भी लेनी होती है। अनुच्छेद 69 इसी के बारे में है। हाँ, ये एक जरूरी औपचारिक प्रक्रिया है। हर उपराष्ट्रपति को अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति या उनकी तरफ से नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। इस शपथ में वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का वचन देते हैं। ऐसा लगता है कि संविधान निर्माताओं ने लगभग हर स्थिति के बारे में सोचा है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही ना हो? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यहीं पर अनुच्छेद 70 काम आता है। ये एक तरह का सुरक्षा उपाय है। कैसे? ये संसद को अधिकार देता है कि वो भविष्य में पैदा होने वाली किसी भी ऐसी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को पूरा करने के लिए कानून बना सकती है, जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। ये हमारे संविधान को लचीला बनाता है। और आखिर में अनुच्छेद 71 जो चुनाव से जुड़े विवादों के बारे में है, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और संविधान इस मामले में कोई भी भ्रम नहीं छोड़ता। अनुच्छेद 71 साफ कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों की जांच और फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। इसके पीछे सोच ये है कि देश के 2 सर्वोच्च पदों के चुनाव का मामला किसी भी राजनीतिक खींचतान से दूर रहना चाहिए। इसी में एक और बहुत ही व्यावहारिक बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के चुनाव को रद्द भी कर दे तो उस फैसले से पहले उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के तौर पर किए गए काम अवैध नहीं माने जाएंगे। ये राष्ट्र के कामकाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।
सोचिए अगर किसी राष्ट्रपति के दस्तखत किए हुए सारे कानून अचानक अवैध हो जाएं, तो क्या होगा? देश में एक तरह से अराजकता फैल जाएगी। ये प्रावधान उस स्थिति से बचाता है। तो इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ देखने पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक प्रतीकात्मक भूमिका नहीं है, ये भारतीय शासन प्रणाली की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल, वो राज्यसभा का नेतृत्व करते हैं और संकट के समय देश के शीर्ष पद को संभालने के लिए संवैधानिक रूप से हमेशा तैयार रहते हैं। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। हमारे संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति की भूमिका को मुख्य रूप से एक उत्तराधिकारी और एक विधायी प्रमुख के तौर पर ही क्यों बनाया? उन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह कोई कार्यकारी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये शक्तियों के संतुलन, भारत की संसदीय प्रणाली की प्रकृति और शासन की निरंतरता के बारे में उनकी सोच पर रोशनी डालता है। वाकई सोचने वाली बात है। के ढाका क्लासेस की तरफ से आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। निरंतर अध्ययन करते रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।